हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट स्टार्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। एशिया कप हॉकी के 5वें पोजीशन के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में खेले गए एशिया कप हॉकी में 5वीं पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले के बाद 8-0 से शिकस्त दे दी है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त की तहकीकात के हवाले से जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए अपने ही 2 सेलेक्टर्स और एक सूबाई अहदेदार पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी सामने आई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने एशिया कप में वर्ल्ड कप के क्वालिफाई न करने की वजूहात की जांच पड़ताल के लिए कौमी सेलेक्टर्स के हवाले सिलसिले में जो है तमाम तर चीज़ें तय कर ली हैं और इसके हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें कलीमुल्लाह और साथ ही साथ उसकी सरबराही कर रहे हैं, जबकि नासिर अली ओलंपियन खिलाड़ी हैं, वो भी इस जो है पूरी कमेटी का हिस्सा हैं। जबकि KPKC हॉकी एसोसिएशन के सदर ज़ाहिर शाह पर मबनी 3 रुकनी ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। जबकि दूसरी जानिब जो सीनियर खिलाड़ी हैं, साबिक सीनियर खिलाड़ी और साबिक हॉकी प्लेयर, उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमजा शहबाज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सिलसिले में मुतालबा किया उन्होंने कि ये जो मैचेस हारा है पाकिस्तान जापान के ख़िलाफ़, इसको लेकर तहकीकात की जाएं और साथ ही साथ उन्होंने इस सिलसिले में मुतालबा किया है कि आगे का जो लायामल है वो भी बनाया जाए। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है रशीदुल हसन साहब ने, फॉर्मल ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, मुतादिद ओलंपिक्स टाइटल्स में गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश मीर। सर इस हवाले से बात कर रहे थे, आपकी जानिब से मुतालबा किया गया था, दीगर खिलाड़ी हैं मुबश्शिर मुख्तार हूँ और दीगर खिलाड़ी जो थे उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि इस सिलसिले में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद जो है अब जांच पड़ताल करें और साथ ही साथ अब ये भी मुतालबा सामने आया है, जिस तरह हॉकी के दीगर खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मुतालबा कर रहे हैं। नासिर अली भी जो है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, जबकि हॉकी की हलकों से मुतालबा किया जा रहा है कि रिटायर्ड जज को भी इस कमेटी की निगरानी के हवाले से जो है हिस्सा बनाया जाए। तो आपका भी सर यही मुतालबा है कि जो मैचेस पाकिस्तान हारा तो अभी तक एक मैच है जापान के खिलाफ, तो उसमें रिटायर्ड जज को भी इस तमाम तर कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, इंक्वायरी कमेटी का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंक्वायरी कमेटी तो जो PHS ने बनाई है वो तो उनके अपने ही मेंबर हैं जो उनके साथ एफिलिएटेड हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल इसका कुछ तुक ही नहीं बनता। ये तो आई वाश है, खुद ही फेडरेशन है और खुद ही अपने लोगों से अपना क्या इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। ये कौन से ताने बाने हैं जो आपस में मिलाने हैं? कौन सा अपना जो अपना ऐसा कोई पेचीदा मसला है कि जिसको ढूंढना है और 20 दिन तक वो इंक्वायरी करेंगे? क्या वो वहाँ इंडोनेशिया जाएंगे अपना वहाँ से पूछने के लिए खिलाड़ी किस जगह पे खड़ा था और कोच ने किस जगह से आवाज़ दी थी? ये सब अपना ड्रामा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। इसमें 12 खिलाड़ी खेले हैं। कोई भी अपना जो खिलाड़ी होते हैं, बेंच स्ट्रेंथ होती है, वो कोच मैनेजर के कहे बगैर ना कोई प्लेयर अंदर जा सकता है ना कोई प्लेयर बाहर आ सकता है। ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये 12 खिलाड़ी होने की वजह से गोल हुआ, और जिसको मैं नहीं मानता। अगर 11 खिलाड़ी होते तो फिर अगर गोल होता तो कहते कि सही है। तो अब जिसने ब्लंडर किया है, जिसकी कानूनी तौर पर जिसकी जिम्मेदारी है, उसको उसके ऊपर फौरी तौर पर उसको निकाल देना चाहिए। उसके साथ कोई 15-20 साल का उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। ये इंक्वायरी तो कमेटियां तो बनती रहती हैं, कमेटी तो खेलती रहते हैं इस मुल्क में। ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई फायदा नहीं है। किसी जज को लाने की, जज ने आगे क्या करना है? कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस है जिसके ऊपर कोई जज की जरूरत है? ये तो सीधा जिसने ये ब्लंडर किया उसको निकालें, ताकि आने वाले केयरफुली जब भी इस चीज सिचुएशन हो तो उसको हैंडल करें। अब 12 खिलाड़ी हमने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं सुना, कभी नहीं अपना देखा, ना सोचा कि इस तरह का ब्लंडर हो। ये इतना बड़ा ब्लंडर है तो इसमें देर करनी ही नहीं चाहिए। सर किसको जिम्मेदारी इस सिलसिले में कबूल करनी चाहिए? एक्मैन ने तो कह दिया है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है और उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांग ली है,
नहीं तो और कौन कौन जिम्मेदार हैं? नहीं, वो जिम्मेदार है कानूनी तौर पे, जो भी जिम्मेदार है उसमें अपना सब कानून में लिखा होता है कि ये मैनेजर की जिम्मेदारी है या कोच की जिम्मेदारी है। एक्मैन ने अगर कह दिया तो उसने क्या किस तरह उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसने क्यों अपना 12 खिलाड़ी अंदर भेजे हैं? ये उसने बताया है क्या? इसलिए कहा है कि आप किसी को पता नहीं चलेगा, कोई देख नहीं रहा होगा, आखिरी 5-10 मिनट है तो भाई वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए हो। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, आप अपना जो है अपना जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये लेकिन एक ऐसा इस माफी तक काम नहीं चलेगा, ये माफी से कुछ नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब से माजदा वजूद में आई है, एक 6-7 पोजीशन से 10वीं पोजीशन पर चले गए हैं। इनको फौरी तौर पर अपना निकल जाना चाहिए। निकलेंगे नहीं, वो इसलिए निकलेंगे कि इनके मुंह को लगी हुई है। ये तो अपना हॉकी की बेहतरी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो अपना पैसा बनाने के लिए बैठे। वरना कोई भी जो गैरतमंद इंसान होता है, जिसको इज्जत प्यारी होती है, वो फौरन रिजाइन करके चले जाता है। ये बिल्कुल इनको अपना निकालना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जी ओलंपियन मुतालबा कर रहे हैं कि इनको निकालने का कर रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी का इंतजार नहीं कर रहे। वो तो सब यही कह रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर ओहदों से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ओहदों से निकाल देना चाहिए, ये आपका मुतालबा है। अच्छा हुआ जो आपका मुतालबा था वो सामने है, क्योंकि जो कहानियाँ जिस हवाले से चल रही थी, जो चीज़ें सामने आ रही थी, वो यही था कि कमेटी क्या जो है तश्कील दी जाए जो तहकीकात करे। ये आपका मुतालबा नहीं है, जबकि ये खबरें चल रही थी। अच्छा सादी साहब, रशीदुल हसन साहब, इस हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि एक्मैन ने जो आपने कहा कि एक्मैन ने क्या वजह बताई जिस बात पर वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो एक्मैन ने कहा हाँ मेरी गलती थी, उन्होंने कबूल किया और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी थी, जिस खिलाड़ी को बुलाया गया वो क्यों नहीं आया। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जिसके फिर तो आप इस चीज के अहल ही नहीं हो। अगर आप ये कहते हैं खिलाड़ी को बुलाया और बाहर नहीं आया तो फिर आपका कंट्रोल ही नहीं है, फिर तो पाकिस्तान सही हारा है, फिर तो सही अपना क्वालिफाई नहीं किया। जब आप एक कोच या मैनेजर या ये कहे या फेडरेशन कहे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा कहा नहीं माना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों में खुद में कोई नक्श है। तो फिर ऐसे बंदे को रखना ही क्यों रखा गया है? ये कोई वजूहत ये हो ही नहीं सकता किसी प्लेयर को बुलाया जाए कि वो बाहर नहीं। इन्होंने अल्टीमेटली असल में डालना प्लेयर्स के ऊपर ये जो नजर आ रहा है कि जी हमने बुलाया था, आवाज दी थी, उसने सुना नहीं है, और इस तरह की कोई अपना करके ये अपना इसको समेटेंगे, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है पाकिस्तान के साथ, जग हंसाई हुई है। दुनिया में बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं और पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह का अपना जो अब एक वाकया हुआ है, जिससे पाकिस्तान हॉकी जो है वो एक चांस था, बिल्कुल एक अच्छा चांस था, बिल्कुल एक अच्छा चांस था कि पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई कर सकती थी वर्ल्ड कप के लिए, मगर गलतियों के बाद जो है अब ये सारी खबरें सामने आई हैं। सर तवक्कुफ कीजिएगा, हमें ज्वाइन किया है मुबश्शिर मुख्तार साहब ने, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सर। साथ ही साथ मुबश्शिर साहब, मुसलसल हम देख रहे हैं कि खबरें सामने आ रही हैं, अगर बात की जाए इस हवाले से कि आपके नाम के हवाले से आपका भी एक बयान जो है काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है, और उसमें कहा गया कि मुबश्शिर मुख्तार ने कहा है कि जापान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों की मौजूदगी के जिम्मेदार टूर्नामेंट के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो ये जो पूरा टूर्नामेंट उसके टेक्निकल डायरेक्टर जो है आपने उन्हें जिम्मेदार करार दिया है, ये पहले इस खबर के हवाले से बताइएगा क्योंकि ये खबर काफ़ी गर्दिश में। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी जितने हमारे सीनियर बैठे हैं रशीद भाई, जितने इन्होंने हॉकी खेली है, इनके मुकाबले में तो हमने बिल्कुल भी हॉकी नहीं खेली, लेकिन कुछ मैचेस खेले इंटरनेशनल। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल जज भी रहा हूँ मैं, और टेक्निकल ऑफिशियल भी रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ टूर्नामेंट जाके एशियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज भी किए हैं। क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें जैसे रशीद भाई भी कह रहे हैं कि इसमें मैनेजमेंट की भी गलती है और उस प्लेयर की भी गलती है, लेकिन मेन कुछ कोर ड्यूटी जो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कोर ड्यूटी होती है ना, टेक्निकल बेंच जो बैठी होती है जिसमें ज्यूरी होती है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर होता है, बाहर होता है, उसके अंदर भी और उसके साथ 2 जजेस होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि कोई भी ग्राउंड के अंदर मिसहैप हो या कोई बंदा अंदर ज्यादा चल जाए चाहे कम चल जाए, उसको फौरन उसको जैसे उनको वो हो पता चले उसको वक्त गेम रुकवा के उस लड़के को बाहर बुलाएं और कप्तान को येलो कार्ड दिखाएं जो उसके जो उनका है। लेकिन इनकी तरफ से गफलत हुई जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इसमें मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उन्हीं की गलती है, उसमें नहीं, तीनों अवामिल शामिल है। हमारी बेंच का भी कसूर है और उस प्लेयर का भी कसूर है जो प्लेयर जल्दी में अंदर भाग गया, और थर्ड जो है जो मेन ज्यादा जो है वो टेक्निकल बेंच का कसूर है।
टेक्निकल बेंच का ज़्यादा कसूर है। सर साथ ही साथ क्योंकि इस हवाले से भी बात करता हूँ, पहले मैं रशीदुल हसन साहब से। सर मौक़िफ़ सामने आ गया, मुबश्शिर साहब कह रहे हैं कि टेक्निकल बेंच का कसूर है। आप क्या समझते हैं, मैनेजमेंट के साथ उनका भी जिम्मेदारी थी कि वो इस हवाले से पहले ही देख लेते? नहीं नहीं, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। देखें उसका वो उनकी एक अपनी जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है। जो वहाँ कोच मैनेजर बैठे हुए हैं उन्हीं के कहने के ऊपर प्लेयर जाता है। जो टेक्निकल है वो तो उन्होंने यही देखा होगा ना, उन्होंने पॉइंट आउट किया होगा, या जापान की मैनेजमेंट ने पॉइंट आउट किया होगा, जी एक गोल हुआ है, आप इनके 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, उन्होंने लास्ट में देखा होगा तो इसलिए मैच रुकवाया है। ये कौन सा पाकिस्तान के कोच के कहने के ऊपर या मैनेजर कहने के ऊपर उसको रुकवाया गया खेल को? ये तो बिल्कुल अपना मैनेजमेंट, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने भी बहुत सारे टूर्नामेंट इतने हॉकी खेली है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये हमारे कोच मैनेजर, ये इनकी जिम्मेदारी है मेन। टेक्निकली जो टेक्निकल जो डायरेक्टर जो भी देखता है उसने पॉइंट आउट किया तो ये सामने आई है ना ब्लंडर पाकिस्तान की। कोई भी ये प्लेयर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोच बाहर बुला रहा हो वो बाहर ना आए, मैनेजर बाहर बुला रहा हो बाहर ना आए, और कोई भी प्लेयर बगैर बताए उठकर ग्राउंड के अंदर चल जाए। ये इससे भी ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। अगर इस तरह का काम हुआ है ना तो ये बहुत ही ज्यादा ब्लंडर है। इसका मतलब ये मैनेजर इस काबिल ही नहीं है कि प्लेयर की बात ना अंदर से बाहर है ना बाहर से अंदर जाते, इनको सैक करना चाहिए 10-10, 20-30 साल के लिए, ताकि ये इबरत का निशान बने आने वालों के लिए। ये सीधी सीधी बात है। टेक्निकल के जो डायरेक्टर उसका काम अपना है, मैनेजमेंट का चेंजेस करना, प्लेयर्स को अंदर बुलाना, अंदर लेके जाना, और ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट कोच मैनेजर काम है। उन्होंने सिर्फ अपना किरदार अदा किया ना, उन्होंने कहा जी आप ये गोल तो किया लेकिन 12 खिलाड़ी हैं, मैच रुकवा दिया, मैच फिसला हो गया, कानून के मुताबिक 5 मिनट का जो अपना कप्तान को बाहर निकाल दिया। उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा किया। अच्छा, साथ ही साथ रशीदुल हसन साहब, इस सिलसिले में जो बयान सामने आया एकमैन का, उसके हवाले से अगर बात करें, एकमैन ने कहा इस सिलसिले में कि जापान के खिलाफ मैच में हर मिनट के बाद तब्दीली की जा रही थी। जो बाहैसियत कोच मेरी ये जिम्मेदारी थी कि 12 खिलाड़ियों को क्यों मैदान में उतारा गया। साथ ही साथ उन्होंने इस सिलसिले में ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट की जानिब से भी बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी कबूल की, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि टीम मैनेजमेंट का भी कहीं जो है कसूर है, कुछ हद तक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना, टीम मैनेजमेंट क्या होती है? कोच, असिस्टेंट कोच, मैनेजर, यही होते हैं ना। यही अपना टीम मैनेजमेंट होती है, और तो कोई होते नहीं है। इन्होंने चेंज करना होता है, इन्होंने बुलाना होता है। लेकिन मुझे हैरानगी सिर्फ इस चीज की हो रही है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, या उनके साथ जो लिंक्ड हैं, वो टीवी के ऊपर आकर ये फरमा रहे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है इस दफा, पाकिस्तान बड़ा इम्प्रूव किया हो। भाई 15वें नंबर की, 18वें नंबर की, 45वें नंबर की आप टीम के साथ मैचेस खेल रहे हैं। इंडिया की बी टीम के साथ आप लास्ट मिनट में ड्रा कर रहे हैं। आप तो वही टीम बाहर हो गए थे। खुदा खौफी करें बजाय इसके, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना कोई ऐसा फैसला करें जिससे अपना जो मुल्क है वो हॉकी तरक्की करे। हम कॉमनवेल्थ जा रहे हैं, किसने कॉमनवेल्थ देखना है? ग्रैंड स्लैम में जो टूर्नामेंट आते हैं वो ओलंपिक, वर्ल्ड कप और एशियन गेम आते हैं। ये इसका क्या हमें फायदा होगा? या आप जाके वहाँ क्या क्वालिफाई करना है, या वो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है? वो तो कुछ टीमें जो दौलत मुश्तरका के साथ लिंक है एक दूसरे के साथ, वहाँ टीमें आती हैं। ये सारी अपना ड्रामेबाजी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई ऐसी अपना चीज नहीं है। एक रिदम बना था जापान के खिलाफ, मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैच ड्रॉ हो सकता था, सिंपल एज दैट। अगर आप ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करें, कौन सी ये टीमें हैं यार? 45वें नंबर की टीम भी इसमें अपना खेल रही थी, 20वें की, 25वें की, 18वें की, 17वें की। जापान की टीम के साथ अगर आपको 17वें नंबर की टीम है, ऐसे ही अपना PHF के लोग टीवी के ऊपर आकर अपना बताए जा रहे हैं जी हमने बहुत तरक्की कर लिया है, बड़ी अच्छी टीम बन गई। ये बिल्कुल गलत है। इनको फौरी तौर पर इनको अपना निकालना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अपना सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट है, फौरी तौर पर निकालना चाहिए। जो अपना मैनेजमेंट का जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको सैक करना चाहिए, 15-20 साल के निकाल देना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ लगाना ही नहीं चाहिए। तो फिर पाकिस्तान की हॉकी के लिए बेहतरी होगी। अदरवाइज ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। 18वें से 20वें पे जाने पे भी अपना कोई रोक सकेगा। बिल्कुल, 18वें से 20वें पर भी जा सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। क्या कहेंगे मुबश्शिर साहब, जिस तरह रशीदुल हसन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, वो तो काफ़ी जो हैं नाराज़ नज़र आ रहे हैं जिस तरह कौमी हॉकी टीम ने परफॉर्म किया है। साथ ही साथ इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉकी टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उस पर भी बात की जा रही है, और एकमैन ने भी कहा कि काफ़ी अच्छा मैच खेला
भारत जैसी टीम के साथ 1-1 जो है बराबर हुआ। जापान के साथ भी आखिरी लम्हात में गेम तब्दील हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छा गेम जो है वहाँ भी उसका खेल का मुजाहरा किया। साथ ही साथ रिजवान की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, मुबशर की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, एजाज हो, गजनफर हो, मोइन शकील हो, तो इनकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल ऐसे जैसे रशीद भाई कह रहे हैं, रशीद भाई ने ना जो हॉकी खेली है ना, तो वो इस चीज का पेन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को उरूज पे पहुंचाया था, ये रशीद भाई हो गए और जितने बड़े बड़े ओलंपियन है, इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को उरूज पे पहुंचाया था और उन्होंने उरूज देखा है। आज जो ये बातें कर रहे हैं ना, मतलब ये किसी की खुशी में या किसी को नीचे करने के लिए, किसी को ऊपर करने के लिए नहीं कर रही है। इनका वो दर्द है, हॉकी से मोहब्बत है, जो ये इनकी जो है ना, जो इनके अल्फाज अदा हो रहे हैं। तो और खास तौर पे इनका, मुझे जहां तक पता है, इनकी जाति किसी से कोई वो नहीं है, अनाज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए जो भी काम होना चाहिए, जिसको भी हटाना चाहिए, जिसको भी लाना चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं इनकी जो जज्बात की मैं कदर करता हूँ और नो डाउट ऐसे ही जज्बात की कदर हम भी करते हैं। बिल्कुल रशीद साहब हमारे भी सीनियर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही लोगों को जो है ना आगे आना चाहिए, जो इसका पेन महसूस करें। और जहां तक बात है कि सैक करने वाली बात, देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब तक हम किसी को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तो ये आज ये हुआ, कल फिर हम किसी और वाकये के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो लिहाजा जिम्मेदारी का तयन करके जो कमेटी बनाई है, वो अपनी जिम्मेदारी का लोगों का तयन करें और उनको चेक करें और उनके ऊपर जैसे 10 साल, 15 साल, 4 साल जो भी पाबंदी बनती है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, देखें अभी जैसे रशीद भाई कहते हैं कि उनकी 22वें नंबर की टीम है, कोई 17वें नंबर की टीम है, तो भाई देखें प्रैक्टिकल तो हम लोग भी 18वें नंबर की टीम है, हम लोग भी कोई नंबर 1 नंबर 2 की तो टीम है नहीं। ये तो हमें पहले तो ये हकायक को तस्लीम करना चाहिए। हमारी हॉकी पिछले 3-4 साल से कोविड की वजह से या फंड ना होने की वजह से हम लोग तो कोई इंटरनेशनल टूर ही नहीं हो रहे थे हमारे। रह देकर अभी एक यूरोप का टूर हुआ था, उसके बाद ये अब ये खेलने आ गए, इसके बाद फिर कॉमनवेल्थ खेलने जाएंगे। तो हकीकत तो ये है कि हमारे पास एक तो फंड्स की कमी है, दूसरी बात ये कि हमारी टीम 18वें नंबर पर है। ये हकायक को हमें तस्लीम करना चाहिए। और सेकंड ये, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, देखें हम जब भी किसी से कंपैरिजन करते हैं तो अच्छी टीम के साथ करते हैं। जो अच्छी टीम के साथ हमारा मैच हुआ तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लड़कों ने अच्छा खेला। उसके बाद फिर इंडोनेशिया के मैच को हटा दें, 13 गोल मारे 14 गोल। उसके अलावा फिर जो जापान के खिलाफ हुआ, जापान ने भी इंडिया की टीम को हराया था, फिर जापान से हमारा मैच है, उसमें भी लड़के अच्छा खेले। उसमें जो गलती हुई है वो मैनेजमेंट की हुई है, टेक्निकल बेंच की हुई है, जिसकी भी उसका तयन बाद में किया जाएगा। लेकिन लड़कों ने अपना हक अदा किया, लड़कों ने, बच्चों ने अच्छा खेल के, लड़कों ने अच्छे खेल का जो है मुजाहरा किया है। लास्ट कमेंट लूंगा मैं इस सिलसिले में रशीद उल हसन साहब से। सर, एकमैन की जानिब से ये कहा जा रहा है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, टीम को जो है काफ़ी शानदार टच में लेकर आए हैं। अभी तो मेरे 6 महीने हुए हैं, 1 साल तो होने दें। सर, 1 साल भी पूरा नहीं होने देना है क्या एकमैन का? नहीं होने दें। हाँ, मुझे इससे क्या पता है, 5 साल रखे मुझे तो इससे कोई एहसास नहीं है। देखिए, मैंने ये पहले ही कह चुका हूँ कि इंडिया की ये बी टीम थी, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर ली है। अगर जापान से हारे हैं तो वो जापान से जीत भी गए हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि अगर बी टीम के साथ पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ खेलती है, भले वो 18वें नंबर की है या जिसका भी है, जिसका ये मुबशर ने कहा है, वो अपनी जगह है जी। वो मैच पाकिस्तान को हर हाल में जीतना चाहिए था। देखिए, एक बी टीम होती है, एक सीनियर टीम होती है। तो दूसरा जापान के साथ मैंने पहले ही कहा कि रिदम बन गया था, मैच ड्रा हो सकता था, पहले कह चुका हूँ। अच्छा सर, अगर आज ये कि बड़े आउटस्टैंडिंग खेले हैं तो ये मेरे अपने जो है, मैं मेरे लिए काबिल बोलनी है। बच्चों में जो कैपेसिटी थी, जो उनकी अपना खेल है, वो उससे ज्यादा बेहतर खेले हैं जापान के मैच में। तो मैं पहले कह चुका हूँ, जब बच्चों को तो मैं कभी कसूरवार कहता नहीं हूँ। खिलाड़ियों ने उतना ही खेल पेश करना होता है जितनी उनकी स्ट्रेंथ होती है, जितनी उनमें जान होती है, जितनी उनमें कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक वो बिल्कुल सही खेले हैं। मैं तो पीएचएफ के उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो टीवी के ऊपर आके बता रहे हैं कि बड़ी तरक्की कर दी है, बहुत अच्छा हो गया है, तो ये अपना जो है ये चीज ना करें इस तरह। सर एकमैन की कारकर्दगी जी मुकम्मल होने में फिर होता ये है कि जब आप आकर तारीफ शुरू कर देते हैं बच्चों की, तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि सेक्रेटरी कह रहा है या प्रेसिडेंट कह रहा है या सेक्रेटरी कह रहा है या मैं बड़ा अच्छा खेले हैं, वो कह रहे बस हमने इतना ही खेलना है। और भाई आप ये कहो कि आपको हर हाल में ये टूर्नामेंट, ये मैच इंडिया से 3 गोल से जीतने चाहिए थे, जापान से आपको 2 के मार्जिन से जीतना चाहिए, तो तब बच्चे ज्यादा जोर लगा। जब आपने उनको मुतमिन कर दिया है कि बहुत हर क्वार्टर पे यही कह रहे हैं कि बैठ के सिर्फ ये बताने के लिए कि इस फेडरेशन ने बहुत काम किया है तो इसलिए टीम अच्छी होगी, ये जो कि बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों के ऊपर ही बुरा असर पड़ेगा और खिलाड़ी कहें कि बस इतनी ही हमारी कैपेसिटी, हमने यहाँ तक ही खेलना है। ये मेरा अपना टेक्निकल बात करने का मकसद सिर्फ यही है।
सर मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद ब्रेक की तरफ जाऊंगा। एकमैन की जो कारकर्दगी है उससे आप जो है मुतमईन है? एकमैन की भाई वो कारकर्दगी सबके सामने नजर आ रही है। ना ही मैं अपना हॉकी फेडरेशन का हिस्सा हूँ, ना मैं प्रेसिडेंट हूँ, ना सेक्रेटरी हूँ, ना सिलेक्टर हूँ। नहीं आपकी मैं छोटी सी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं मुतमिन तब होता जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती, बिल्कुल। तो बस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। रशीदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक ओलंपियन हॉकी प्लेयर, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर मुख्तार साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टॉपिक है स्पोर्ट्स से मुतालिक, उस पर भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, मगर इस वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और बात कर रहे हैं अब क्रिकेट के हवाले से। और आपको बताया PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने ज़ल्मी मदरसा लीग के चौथे एडिशन का ऐलान कर दिया है। ज़ल्मी मदरसा लीग का चौथा एडिशन आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लीग के चौथे एडिशन का ऐलान कर दिया। ज़ल्मी मदरसा लीग का PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने ज़ल्मी मदरसा लीग के चौथे एडिशन का ऐलान कर दिया। ज़ल्मी मदरसा लीग का चौथा एडिशन आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद होगा। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी ने कहा कि ज़ल्मी मदरसा लीग का चौथा एडिशन 6 से 8 जून तक आज़ाद कश्मीर में मुनक्किद होगा। इवेंट के इनेकाद का मकसद मदारिस के तलबा को खेलों में सलाहियतों के इजहार का मौका देने की कोशिशों के सिलसिले की एक और कड़ी है। इस इवेंट के जरिए मजहबी हम आहंगी और अमन का पैगाम भी पूरी दुनिया में जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। इनमें UC स्ट्राइकर्स, NC मारवेक, कश्मीर टाइगर्स, HB टाइटंस, कोटली यूनाइटेड, मुजफ्फराबाद थंडर, CB पेट्रियार्ड्स और CD चैलेंजर्स शामिल हैं। इससे कबल पेशावर, मिरानशाह और कोयटा में ज़ल्मी मदरसा लीग के 3 एडिशन मुनक्किद किए जा चुके हैं। जी, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की जिसमें तफसीली तौर पर बताया गया कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ज़ल्मी मदरसा लीग करवाई जा रही है। साथ ही साथ आज कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ के लिए नहायत पुरजोश हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो रही है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम मजबूत टीम है जो कि पाकिस्तान आ रही है। साथ ही साथ इस सिलसिले में शाहीन शाह अफरीदी ने मज़ीद ये भी कहा कि काउंटी क्रिकेट का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इसके हवाले से उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुझे आगे आगे जो कुछ सीखने को मिल रहा है उससे अपने जो है अपनी मज़ीद जो उससे मैं ग्रूम हो रहा हूँ। जबकि दूसरी जानब उन्होंने कहा कि फ़िटनेस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है नसीम राजपूत साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार है, बड़ा नाम है और इनके तबसरे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू ताबिश। सर इस हवाले से बात कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो मैच खेलने के लिए काफ़ी पुरजोश हूँ, और उन्होंने कहा कि टीम काफ़ी मजबूत है। लेकिन जो हमने देखा है, जिस तरह की हमने मुसलसल बात भी की अपनी प्रोग्राम में, आप भी हमारे साथ थे, कि ये वो टीम है नहीं जिस टीम के हवाले से बात की जाती है। वेस्ट इंडीज़ को कहा जाता है काली आंधी, ये उस तरह की तो टीम है नहीं। काफ़ी नाम जो है नए हैं और पहली मरतबा वो डेब्यू कर रहे हैं। उनके कई मेन प्लेयर्स पाकिस्तान के टूर पे नहीं आए हैं। उनके कई सारे प्लेयर्स तो अभी IPL खेल के चुके हैं। वो IPL में तो इतना थक गए कि उसके बाद वो वापस चले गए। तो कैप्टन भी नए हैं, लड़के भी उनके नए हैं। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल टीम को ज़ाहिर है अब आसान तो नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तान को मुश्किल होनी नहीं चाहिए इस टीम के खिलाफ। हर खिलाड़ी यही कहता है कि हम टीम को आसान नहीं ले सकते। हर कप्तान यही कहता है कि ये टीम आई है, ठीक है उनके मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन हम इसको आसान नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल भी नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके की टीम है, पाकिस्तान ने तो अपने तमाम ही ऑप्शंस को जो है वो शामिल किया है। कुछ हो सकते थे जिन्हें नहीं किया गया, और कुछ को चांस दिया जा सकता था, थोड़ा बेहतर रन किया जा सकता था, जो फैसला नहीं कर सके हम लोग। और हम ज़ाहिर बस सिर्फ जीतने के लिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बाबर आजम से भी जब कल ये सवाल किया गया था कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत क्यों नहीं करते, तो कहना एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकते। हमें खिलाड़ी को एतमाद देने के लिए उसे लंबा रन देना पड़ता है। तो भाई कितना लंबा रन देना पड़ता है?
बहुत सारी चेंजेस कभी कभी आप करते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, अपने जो बेंच स्ट्रेंथ खेले आप इसको, या अपना वो टैलेंट के जिसको हम प्रॉपर तौर पे इंटरनेशनल सतह पे यूज नहीं कर सके उनको मौका देते हैं। जैसे शाहनवाज दानी की एग्जांपल हम बार बार देते हैं कि भाई शाहनवाज दानी को इन 3 मैचों में रन मिलना चाहिए था, जब कई सारे नए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आए हुए। हमने काउंटी से अपने प्लेयर्स को बुलवा लिया, हारिस रऊफ भी आ गए, हसन अली भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी तो पहले ही आ गए थे। तो अगर हम इनमें से किसी एक को रोक के हम ये सोचते कि ठीक है शाहनवाज दानी को चेक किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है दानिश हमें चेक ही नहीं करना होता, हम उन्हीं के साथ जाना पसंद करते हैं कि जो एक बंच बन जाता है वो बंच पे टूटता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जब एक बंच बन जाता है तो उस बंच में ही लोग रहना पसंद करते हैं, चाहे टीम के तमाम खिलाड़ी हो, कप्तान हो, वो उन्हीं के साथ चलना पसंद करते हैं, वो नए की जानिब नहीं जाते। जैसे शान मसूद की एग्जांपल हमने दी थी कि शान मसूद जितनी जबरदस्त फॉर्म में है, वो जिस तरह PSL खेले, उससे पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले, अब जितने वो रन्स कर रहे हैं जाके काउंटी चैंपियनशिप में, तो क्या शान मसूद को आप मिडिल ऑर्डर में चांस दे सकते थे? तो बाबर ने कहा कि ये उनके साथ नाइंसाफी होगी और जब उनको मौका मिलेगा तो खिलाएंगे। भाई उनको तो मौका मिल सकता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जितना वो परफॉर्म करके आ रहे थे। जब वो सर अभी भी जिस तरह वो काउंटी में परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ हो वो भी कह रहे हैं, मोहम्मद वसीम ने भी कहा कि अब टीम की ज़रूरत, शान मसूद हैं उनको टीम की ज़रूरत नहीं है। मुसलसल ये बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन कब प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, कब वो अपने नेशनल नंबर पर खेलेंगे? मुसलसल आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, हम भी अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करते हैं। फ़खर जमान का जो नेचुरल नंबर है वो ओपनिंग है, उनसे ओपन नहीं कराया जाता है, जहाँ जो खिलाड़ी की ज़रूरत है वहाँ उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिल्कुल, देखिए मेक शिफ्ट रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी ओपनर नहीं आए थे, ये भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए थे, लेकिन उसके बाद ओपनर बन गए थे। मोहसिन हसन खान ओपनर नहीं आए थे, उसके बाद वो ओपनर बन गए थे। इसी तरीके से बाबर आजम ओपनर नहीं आए थे, वो ओपनर बन गए। रिजवान ओपनर नहीं आए थे, वो ओपनर बन गए। फ़खर जमान ओपनर हैं, वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। जब वो 3 नंबर पे आप फ़खर जमान को बैटिंग करा सकते हो, तो फिर अपनी ODI क्रिकेट में जो आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको 5वें 6ठे नंबर पर आपको एक स्लॉट को तो ठीक है चले रिजवान फिल कर देते हैं, लेकिन दूसरी स्लॉट आपकी खाली दिखाई दे रही है। आपके ऑलराउंडर्स में मुस्तनद बैटिंग का आंसर कम दिखाई देता है। आप टीम कॉम्बिनेशन यही होता है कि 6 बैट्समैन होते हैं और 5 बॉलर्स होते हैं जिनके साथ आप मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो छठा बैट्समैन कौन है आपका? इफ्तिखार को हमने देखे, इफ्तिखार ने डोमेस्टिक सतह पे बहुत परफॉर्म किया। जब वो डोमेस्टिक में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल सतह पे जाते हैं तो उनसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता। अभी रिसेंटली वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स तरसती रह गई कि कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनके सामने, उनकी जानिब से सामने आ जाए, लेकिन वो नहीं दे सके। बिल्कुल। प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते, जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करते हैं, और हम उस डोमेस्टिक की फॉर्म के ऊपर उनको लेके चले जा रहे हैं। एक मरतबा फिर आपने उन्हें टीम में शामिल कर लिया, वो तो अच्छा हुआ आसिफ अली टीम का हिस्सा नहीं है, वरना हम कहते हैं कि आसिफ अली को भी टीम में हम देखते रहते हैं। तो आप ऐसे में अगर शान मसूद टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही है, तो शान मसूद को आप 5वें नंबर पे बैटिंग करा सकते हैं, लाके जरा स्टेबिलिटी अपनी बैटिंग में लाने के लिए, खुदा ना खासा ऊपर से कोलैप्स हो जाए तो। लेकिन सर अब वो चाह ही नहीं रहे ना, मुसलसल बयानात की हद तक बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस तरह का कोई सिलसिला देखने में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ दीगर खिलाड़ियों के हवाले से ही बात करते हैं। नसीम साहब, हैदर अली के हवाले से बात की जाए, उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया, मैचेस नहीं खिलाए गए, आउट कर दिया। आसिफ आफरीदी मुसलसल टीम के साथ रहे ऑस्ट्रेलिया के टूर में, फिर उन्हें आउट कर दिया। उस्मान कादिर को टीम का हिस्सा बनाया गया, शादाब फिट हो गए, उन्हें आउट कर दिया, और ये सिलसिला बरकरार है। दीगर कई नाम हैं इस तरह के, सऊद शकील है, उन्हें भी इस तरह से किया गया। तो ये सिलसिला जारी है और कोई वजह होती नहीं है। सऊद को एक मैच खिलाया और इसके बाद आउट कर दिया। देखिए सऊद को तो अगर आउट किया तो उस इंजरी बताइए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो अनफिट है, जिसकी वजह से सऊद शकील को शामिल नहीं किया। दीगर प्लेयर्स की आपने बात की, आसिफ आफरीदी, मेरे ख्याल में कि अगर आपके पास शादाब आ गए हैं तो शादाब का फर्स्ट चॉइस तो शादाब बनी जाते हैं, टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। आपने जाहिद महमूद को रखा और उस्मान कादिर को बाहर किया, आप उस्मान कादिर को रखते, जाहिद महमूद को बात करते, वो एक ही जैसी बात है।
के पास ऑलरेडी टीम में मौजूद है। आसिफ अफरीदी को आपने लिया था, लेकिन आसिफ अफरीदी से बड़ा ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको नवाज की सूरत में दिखाई देता है। एक्सपीरियंस भी उनका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप नवाज को आप लेकर आए वो अनफिट होने की वजह से नहीं थे। तो अगर आसिफ अफरीदी, आपकी बात ठीक है कि अगर उनको चेक किया जाता है इस सीरीज में तो आप चेक कर सकते थे कि आसिफ अफरीदी कैसा परफॉर्म करते हैं। हैदर अली के साथ यार समझ में ही नहीं आया। हैदर अली भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि उमर अकमल की तरह से कैरियर उनका है, साइड लाइन कर दिया। बिल्कुल, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। अरे भाई वो टैलेंट है, ये बिल्कुल वैसी बात है जो अभी आपने कही थी कि मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि टीम को उनकी जरूरत है, उन्हें टीम की जरूरत नहीं है। अरे भाई अगर टीम को उनकी जरूरत है तो वो टीम में क्यों नहीं है? बिल्कुल इसी क्यों नहीं तरीके से हैदर अली को आपने T20 का प्लेयर बना दिया, उसको बिल्कुल जो है ना वो सिर्फ आता है और बैटिंग करना शुरू कर देता है। हैदर अली को लॉन्गर वर्जन में तो आप मौका देते ही नहीं है। जो वो खेला करते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उन्होंने लंबी बैटिंग की थी, बड़ी पारियां ली थी, बड़े स्कोर किए थे, तो वो वहां से नजरों में आए थे। और वहां पे वो 50 ओवर की क्रिकेट खेला करते थे, 20 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलते थे। उसके बाद से वो PSL में एकदम से शामिल कर लिए गए। PSL में 1-2 मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद से वो चेक हो गए और उसके बाद उनको जो है वो सामने वाली टीम पकड़ लेती है। लेकिन नाइंसाफियाँ उनके साथ भी जारी रहीं और ये सिलसिला बरकरार है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नसीम राजपूत साहब। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने, स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सर वेलकम टू द शो। सर शुक्रिया ताबिश आपको इनवाइट करने। सर इस हवाले से बात कर रहे थे कि मुसलसल अगर बात की जाए, कल जिस तरह कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खिताब किया जो गुफ्तगू की मीडिया से, और उसके बाद आज जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की, तो काफ़ी बातें तो मिलती जुलती नज़र आई हैं। कल बाबर आजम ने कहा काफ़ी अहम सीरीज़ है, आज शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही कुछ कहा कि काफ़ी अहम सीरीज़ है और तसलसल को बरकरार रखेंगे और उसी जो है स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। तो यंगस्टर्स को मौका देने वाली बात की जाती है, इस हवाले से पूरी कैंप्स लगाए जाते हैं, पूरी तैयारी होती है, लेकिन इसके बाद जो यंगस्टर्स हैं उन्हें पहले ही टीम से आउट कर दिया जाता है। 2 नाम शामिल किए जाते हैं, जाहिद महमूद को किया है, शाहनवाज को किया है, लेकिन अब जो सिनेरियो नज़र आ रहा है मौका दोनों को नहीं मिलेगा। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने जो बात की मीडिया से, वो तो एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था पूरा। यानी उनको बता दिया गया था कि ये बात अगर होगी तो आपको ये जवाब देना है। दूसरी बात ये, बाबर आजम ने जो कल बात की उसमें काफ़ी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। एज ए कैप्टन उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बिल्कुल जो है शान मसूद को बिल्कुल डिनाई किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शान मसूद, उन्होंने कहा कि शान मसूद जो है सिर्फ ओपनर ही खेल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते। तो मेरा सवाल ये है बाबर आजम से, अगर मेरे सामने कभी आए तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर शान मसूद जो है वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते तो आप ओपनिंग कैसे कर सकते हैं T20 बिल्कुल में? आप तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो आप जो है वो पहले से आपने बता दिया कि नहीं इमामुल हक और फ़खर जमान ही ओपनर होंगे। तो ये बहुत ही जो है मुनासिब नहीं है। एज ए कैप्टन जो है बाबर आजम को जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि आप दोनों ने ये कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अहम सीरीज़ क्यों होगी, किस वजह से होगी, आखिर उनके कौन से उनके ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त हॉलैंड में है। हॉलैंड में उन्होंने पहला मैच खेला है और पहले मैच में 247 रन हॉलैंड ने उनके खिलाफ किए। हॉलैंड की टीम वो है जो अभी ना टेस्ट स्टेटस है उसके पास और ना ही वो किसी रैंकिंग में है, शायद 14वें या 15वें नंबर पे आती है। तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है उसको भी काफी मुश्किलात हुई है हॉलैंड की टीम के खिलाफ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से पता होती है। क्रिकेट ऐसा भी नहीं है कि कोई वो लकी ड्रॉ है कि पता नहीं कौन सा नंबर निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये क्रिकेट जो है पूरी, आज क्रिकेट जो है एक साइंटिफिक गेम हो चुकी है और उसमें हर चीज जो है पहले से 80-90% पता होता है कि क्या करना है और क्या होगा और क्या हो सकता है। तो अब ये आप इस सीरीज को भी अगर इस तरह लेंगे जैसे इसमें सारे सीनियर प्लेयर्स को खिलाना है, तो फिर वही हमारा सवाल जो हम हमेशा करते हैं, फिर आप जूनियर प्लेयर्स को कब खिलाएंगे और कहाँ पे खिलाएंगे? इसका मतलब है कि आप सिर्फ जूनियर्स को जो है वो बस एक जो है उनको एक तसल्ली देना चाहते हैं उनको कि बस ठीक है आपको कभी खिलाएंगे, लेकिन अब बहाना मिल गया साउथ शकील का कि उनकी इंजरी हुई है।
अगर सऊद शकील को कहा जाता है, देखिए सऊद शकील की साइनसाइटिस इंजरी हुई है, कोई ऐसी इमरजेंसी ये जो है वो उनकी जो है वो सॉरी इंजरी नहीं बल्कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो सर्जरी हुई है उनकी, तो वो सर्जरी जो है वो इतनी इमरजेंसी में नहीं है। अगर उनको कह दिया जाता है कि आप पहले वेस्ट इंडीज सीरीज खेलेंगे, 3 मैच हैं, 3 मैच के बाद आप अपनी सर्जरी करवा लें, तो शायद वो हो सकता है वेट कर लेते हैं, लेकिन उनको पहले से कह दिया गया कि नहीं आपको नहीं खिलाया जाएगा, तो फिर उन्होंने बेटर समझा, मुनासिब समझा कि मैं सर्जरी करा लूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये पीसीबी की मैनेजमेंट जो है उसका इसके पास इसका जवाब नहीं है। और वो इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस सीरीज को वेस्ट इंडीज की सीरीज को सिर्फ इसलिए अपने सीनियर प्लेयर्स को खिला रहे हैं ताकि पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा ले सकें और अपनी रैंकिंग को बेटर कर सकें, क्योंकि आप इस वक्त 6 नंबर पे हैं वनडे में। तो अब आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप बड़ी टीमों के साथ खेलकर जो है जीत सकें, इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता है कि छोटी टीमों के साथ खेल के जीत लें। तो ये उनका मतमय नजर है इस वक्त। सर साथ ही साथ अगर इस सवाल से हैदर साहब बात करें कि कहा जा रहा है कि आसान किसी को नहीं समझ सकते, कमज़ोर नहीं होती कोई भी टीम, ये कहना है आज शाहीन शाह अफरीदी का, जबकि उन्होंने इस अपने जो है ख्वाहिश का भी ज़ाहिर किया है कि कोशिश होगी तीनों मैचेस खेलूं, क्योंकि यही लग रहा है एक्सपेक्टेड तो ये वो तीनों मैचेस खेलेंगे, और 16 से 15 विकेटों का उन्होंने एक हदफ बनाया है। तो इसका तो यही मतलब हुआ शाहनवाज डैनी जो है वो जो है बेंच पर होंगे और दीगर जो सीमर्स है वो बेंच पर होंगे। हसन अली भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में, वो भी अपने तमाम मैचेस खेलेंगे। ये तो बहुत ज्यादती है। लेकिन आप जूनियर टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टीम में सिर्फ हम कई बार बताया कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उन्होंने शायद 10 या 12 मैच से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, बाकी सारे वो हैं जो 1 मैच खेलें, 2 मैच खेलें या बिल्कुल ही नए हैं। अलजारी जोसेफ, शाई होप और तीसरे उनके जो कप्तान है पूरन, ये 3 ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं कि थोड़े से एक्सपीरियंस। अब उनके खिलाफ भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो इस वक्त दुनिया की जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे या चौथे नंबर पे बॉलर हैं। तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं ये समझ में जाहिर है, उनका हदफ यही है, सिंपल सी बात नजर आती है। वो चाहते हैं कि 3 मैचों में 20-25 विकेट में ले लूँ या 15-20 विकेट ले लूँ, और फिर उसके बाद मेरी जो है वो स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। शायद उनका यही हदफ है। इसी तरह बाबर आजम का भी ये हदफ होगा और दूसरे जो प्लेयर्स सीनियर कि हम सेंचुरियां कर लें, और फिर चाहे अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से या इंडिया से अगर कहीं होता है हम ना बैटिंग कर सकें या बॉलिंग कर सकें, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है हमने उसके खिलाफ तो इतना किया था। तो ये जो है इनका एक पूरा एक प्लानिंग है कि वही टीम खिलानी है जिसको स्कोर करना है, और उसके बाद फिर जो है अगर कभी फेल हो गए तो हम कह सकेंगे कि हमने उस सीरीज में तो स्कोर किया था। ये इनका इस वक्त मुझे तो ये प्लान नजर आता है। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कल जो कुछ कहा, या फिर आज जो बयान सामने आया शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से, तो ऐसा तासुर पेश किया जा रहा है कि कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ में जाकर जो है मैचेस खेलने जा रही है। जिस तरह आज बाबर आजम ने कहा कि ये वर्ल्ड कप सुपर लीग के लिए मैचेस अहम हैं और हमारी कोशिश होगी कि बेहतरीन कारकर्दगी दें, तो होम कंडीशन में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या अपनी प्लेइंग 11 पर एतमाद नहीं है कप्तान को? तो देखें, प्लेइंग 11 पे तो इनको बिल्कुल एतमाद नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ओपनिंग जो है पाकिस्तान की ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और पाकिस्तान टीम ने अभी जितने भी सीरीज खेली है पास्ट माजी में, उनमें ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर फेल हो गया है। टेस्ट में भी मिडिल ऑर्डर इनका जो है सही नहीं है, T20 में भी सही नहीं है, वनडे में भी सही नहीं है। ओपनिंग में भी इनकी जो ओपनिंग स्लॉट में जो बैट्समैन हैं वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, लेकिन बॉलिंग जो है पाकिस्तान की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो कुछ कमी होती है वो बॉलिंग संभाल लेती है। और आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से हम यही देख रहे हैं, जो जब ज़हीर अब्बास वगैरह थे उस वक्त के, उसके बाद जो पाकिस्तान टीम बनी है वो फिर बॉलर्स पर ही आ गई है। अब जितने मैचेस जीते हैं अगर आप देखें तो बैटिंग से तो शायद कोई भी एक टेस्ट आज तक नहीं जीता गया, सारे जितने मैचेस जीते हैं बॉलिंग से जीते हैं। तो ये इनका जो है जाहिर इनको एतमाद नहीं है अपनी बैटिंग पे, इसलिए वो थोड़े से परेशान हैं। दूसरी बात ये है कि वो ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि ये बहुत अहम सीरीज है, ताकि कोई उंगली ना उठा सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके कि आपने सारे सीनियर प्लेयर्स खिला दिए हैं। इसलिए वो लोगों को बार बार ये याद दहानी करा रहे हैं कि जी बहुत अहम सीरीज है, ये सुपर चैंपियनशिप के लिए ICC के उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा है। लेकिन अगर आपके लिए इतनी ज़रूरी है तो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी तो उतनी ज़रूरी होनी चाहिए ना। वो अपने क्यों 4-5 अच्छे प्लेयर्स को छोड़ कर आ रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। सवाल ये है बाबर आजम से, अगर आपके लिए इतनी ज़रूरी है तो फिर अपोनेंट जो है उसके लिए भी इतनी ज़रूरी है, बिल्कुल वो क्यों नहीं
बिल्कुल सही आपने तो वो निशानदेही अपनी की, बिल्कुल वो बहुत जो है बेहतरीन तरीके से हैदर साहब आपने निशानी की कि क्यों नहीं है वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम इतनी जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये जो साइड है वेस्ट इंडीज़ की वो क्यों इतनी वीक है, और वो अपनी नई टीम को क्यों मौका दे रहे हैं अगर ये मैचेस इतने अहम नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ताबिश मीर को दे इजाज़त, मौलाना के बाद।